हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर एंड साथ ही साथ सोल्यूशन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2020 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसका जो है सोल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो ये है वो जनवरी 2020 का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन पेपर जिसका सोल्यूशन जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इसके अंदर हमारे पास 3 सेक्शन है। फर्स्ट इज सेक्शन ए, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन जो हैं वो 2-2 मार्क्स के एंड टोटल जो है सेक्शन ए वो 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है 10-10 मार्क्स के, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो हमें अटैम्प्ट करने, सो ये जो है टोटल 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट इज सेक्शन सी, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स है जिसमें से 4 हमें अटैम्प्ट करने हैं, ये 5-5 मार्क्स के हैं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स है जिसमें से 3 हमें अटैम्प्ट करने हैं, ये भी 5-5 मार्क्स के। सो कंप्लीट सेक्शन सी जो है ये 35 मार्क्स का है। सो टोटल हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये हो गया 75 मार्क्स का। सो सबसे पहले हम सेक्शन ए जो है इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर जो है सारे के सारे सेक्शन ए के क्वेश्चन एंड साथ ही साथ उसके आंसर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। सो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। Dipole moment is measurement of the separation of two opposite electrical charges. The magnitude is equal to the charge multiplied by the distance between the charges. सो डायपोल मोमेंट जो है इसकी मदद से हम मेजर करते हैं दो ओपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच का सेपरेशन एंड इसे कैलकुलेट करा जाता है। फॉर्मूला इसका होता है, डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो म्यू इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी, ठीक है। क्यू जो है ये चार्ज है एंड डी जो है ये डिस्टेंस है उन दोनों चार्जेस के बीच। जैसा कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करा हुआ है, एक प्लस क्यू चार्ज है एक माइनस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो डी है। तो इसका जो डायपोल मोमेंट है म्यू इक्वल टू आ जाएगा क्यू इंटू डी, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक सॉलिड मटेरियल जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है एंड उसका जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर अरेंजमेंट है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, polymorphism is the ability of a solid material to exist in 2 or more crystalline forms with different arrangements in the crystal lattice, ठीक है। एग्जाम्पल इसका आता है, कार्बन जो है वो 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है। तो कार्बन जो है यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियल सोल्यूशंस। सो यहाँ पर हमें ये बताना है कि आइडियल सोल्यूशंस जो हैं वो होते क्या हैं। सो सबसे मेन तो ये होता है कि आइडियल सोल्यूशंस ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं हर एक कंसनट्रेशन एंड टेम्परेचर पर, ठीक है। एंड आइडियल सोल्यूशंस के अंदर किसी भी तरह की हीट जो है वो ना ही तो एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है, मतलब जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो ज़ीरो रहता है, ठीक है। अब आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल आ गया मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। नेक्स्ट इज क्रिटिकल मिसल कंसनट्रेशन। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द कंसनट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट अबव विच मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इज नोन एज क्रिटिकल मिसल कंसनट्रेशन। मतलब सर्फेक्टेंट की ऐसी कंसनट्रेशन जिससे ऊपर जो है मिसल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, उस कंसनट्रेशन को जो है क्रिटिकल मिसल कंसनट्रेशन कहा जाता है। एंड मिसल का मतलब होता है कि एग्रीगेट्स जो हैं वो फॉर्म होने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बफर सोल्यूशंस। सो बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं? तो सिंपली बफर सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो क्या करते हैं कि जो हमारे पास गिवन सोल्यूशन है उसका पीएच जो है उसे चेंज नहीं होने देते, ठीक है। पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, उन सोल्यूशंस को जो है बफर सोल्यूशंस कहा जाता है, ठीक है। सो ये था कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ लाइट वेलोसिटीज इन द सब्सटेंस टू दैट इन वैक्यूम। जनरली इट इज़ द रेशियो ऑफ लाइट वेलोसिटीज इन डिफरेंट मीडियम and it is represented by n and n equal to velocity of light in substance divided by velocity of light in vacuum. So refractive index simply ये होता है कि लाइट वेलोसिटीज़ का रेशो अलग अलग मीडियम्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट सब्सटेंस में डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में, ये जो है ये रेशो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सो सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं? These are the agents which reduce the surface tension or interfacial tension between two liquids by getting absorbed either at the surface or at the interface. So surface active agents जो हैं ये ऐसे agents होते हैं जो क्या करते हैं, दो liquids के बीच में surface tension
या फिर इंटरफेशियल टेंशन जो होती है उसे रिड्यूस करते हैं। एंड किस तरीके से रिड्यूस करते हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं सरफेस पे या फिर इंटरफेस पे। जो दो लिक्विड्स के बीच का जो सरफेस होता है या फिर जो इंटरफेस होता है वहाँ पर जो है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं, डिटर्जेंट, सोप, इमल्सिफायर, ये सब जो है सरफेस एक्टिव एजेंट्स के एग्जाम्पल है। एंड जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स है इन्हें सर्फेक्टेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोटोनिक सोल्यूशंस। सो आइसोटोनिक सोल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सोल्यूशंस जिसके अंदर क्या होती है कि सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो सेल के अंदर एंड बाहर दोनों जगह सेम होती है एंड वो भी जो ब्लड की कंसनट्रेशन होती है उसके जैसी ही होती है, दैट इज़ 0.9% W/VNaCl। ठीक है, ये कंसनट्रेशन होती है सेल के अंदर भी एंड सेल के बाहर भी। वो सोल्यूशंस जो है वो आइसोटोनिक सोल्यूशंस कहलाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन बाइंडिंग। सो प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विद प्रोटीन इज नोन एज प्रोटीन बाइंडिंग और प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। मतलब जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ड्रग एंड प्रोटीन के बीच में होता है उसे जो है प्रोटीन बाइंडिंग या फिर प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग कहा जाता है। एंड जो ब्लड प्रोटीन्स जो कि प्रोटीन बाइंडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन या फिर अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन्स जो हैं कि प्रोटीन बाइंडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन ए का वो है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। सो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, इन टू इमिसिबल लिक्विड्स व्हेन वी प्लेस ड्रॉप ऑफ फर्स्ट लिक्विड ऑन द surface ऑफ अदर लिक्विड द फर्स्ट लिक्विड विल स्प्रेड एज अ फिल्म एंड द एबिलिटी ऑफ वन लिक्विड टू स्प्रेड ओवर अनदर लिक्विड इज कैलकुलेटेड एज स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। मतलब हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स है, जब हम एक लिक्विड की ड्रॉप को दूसरे के ऊपर प्लेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो फर्स्ट लिक्विड की ड्रॉप होती है वो फिल्म की तरह स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो जो एबिलिटी होती है एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड के ऊपर स्प्रेड होने की उसे जो है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के द्वारा कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, जैसे ऑयल एंड वाटर है ये इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, तो जब ऑयल को वाटर के ऊपर प्लेस करा जाएगा तो क्या होगा कि ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर एक फिल्म की तरह स्प्रेड हो जाएगा एंड जो स्प्रेड होने की जो एबिलिटी उसे कैलकुलेट जिस करा जाता है उसे बोलते हैं स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, सो ये था कंप्लीट सेक्शन ए। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन बी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई कॉम्प्लेक्सेस, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सो सबसे पहले कॉम्प्लेक्सेस होते क्या है उसे डिफाइन करना है, देन कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन देना है, देन उसके बाद में कॉम्प्लेक्सेस के जो मेथड ऑफ एनालिसिस होते हैं वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमारे पास 4th यूनिट में से है। सो सबसे पहले कॉम्प्लेक्सेस की डेफिनेशन क्या होगी, जब दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो एसोसिएट होती है तो उससे क्या होता है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स जो है ये बनते हैं डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म से। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट इज मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस, सेकेंड इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस एंड थर्ड इज इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। देन इनके अंदर भी सब टाइप्स होते हैं। मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आते हैं इनऑर्गेनिक टाइप, किलेट्स, ओलेफिन टाइप, एरोमेटिक टाइप। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आते हैं डोनर एक्सेप्टर टाइप एंड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। देन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आते हैं चैनल लैटिस टाइप, क्लैथरेट्स, लेयर टाइप, मोनोमोलिकुलर टाइप एंड मैक्रोमोलिकुलर टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस को। नाउ नेक्स्ट आता है मैथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। सो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, उस चीज़ का एनालाइज करने के लिए हमारे पास अलग अलग मैथड्स होते हैं। सो 4 मैथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज जॉब्स मैथड और कंटिन्यूस वेरिएशन मैथड, सेकेंड इज pH टाइट्रेशन मैथड, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन मैथड एंड फोर्थ इज सॉल्युबिलिटी मैथड। देन इन मैथड्स के बारे में डिटेल के अंदर हमें लिखना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये है कंप्लीट जॉब्स मैथड, सेकेंड ये है pH टाइट्रेशन मैथड, देन नेक्स्ट ये है डिस्ट्रीब्यूशन मैथड एंड देन लास्ट ये है सॉल्युबिलिटी मैथड। ठीक है, तो इन सब के बारे में जो हमें इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सरफेस टेंशन, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन। सो सबसे पहले सरफेस टेंशन को डिफाइन करना है, देन सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए जो अलग अलग मेथड्स होते हैं वो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 3rd यूनिट में से है। सबसे पहले यहाँ पर हमें सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिखनी है। तो सरफेस टेंशन जो है ये वो फोर्स होती है जो कि लिक्विड के सरफेस के ऊपर अप्लाई होती है। अब सरफेस क्या होता है, वो लिक्विड एंड गैस के बीच में बनता है, तो ये फोर्स जो है लिक्विड एंड गैस के बीच में अप्लाई होती है एंड ये जो है ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ होती है। मतलब इसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। सो सरफेस टेंशन को गामा से रिप्रेजेंट करा जाता है, तो गामा इक्वल टू आ गया फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ एंड इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर।
नाउ नेक्स्ट आते हैं कौन कौन से मैथड्स के द्वारा सरफेस टेंशन को डिटरमाइन किया जा सकता है, कैलकुलेट करा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट इज कैपिलरी राइज मेथड, सेकंड इज लैबोरेटरी मेथड जिसके अंदर आते हैं ड्रॉप वेट एंड ड्रॉप काउंट मेथड, थर्ड इज डू नॉय रिंग मेथड एंड फोर्थ इज विल्हेल्मी प्लेट मेथड। ठीक है, तो इन चारों मेथड्स के बारे में हम यहाँ पर डिटेल के अंदर लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट आ गया है कैपिलरी राइज मेथड, देन इसके बाद में नेक्स्ट आ गया लैबोरेटरी मेथड जिसके अंदर ड्रॉप काउंट मेथड एंड ड्रॉप वेट मेथड जो है, ये दोनों मेथड्स आ गए। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आ गया डू नॉय रिंग मेथड एंड लास्ट जो है वो आ गया विल्हेल्मी प्लेट मेथड। ठीक है, इन सब के बारे में हमें इसके आंसर के अंदर लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिसिटी, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये बताना है कि आइसोटोनिसिटी से हम क्या समझते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में अलग अलग मेथड्स जिनके द्वारा टोनिसिटी को एडजस्ट किया जा सकता है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास 5th यूनिट में से है। यहाँ पर आइसोटोनिसिटी या फिर जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है इन दोनों का सेम ही मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे सोल्यूशन जिनके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर एंड सेल के बाहर दोनों जगह सेम होती है एंड वो भी वो कंसंट्रेशन होती है जो कि ब्लड की कंसंट्रेशन होती है, दैट इज़ 0.9% W/V। ठीक है, ये हो गई सिंपली आइसोटोनिसिटी की डेफ। नाउ नेक्स्ट आते हैं मैथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी, मतलब टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए अलग अलग मैथड्स कौन से होते हैं। ठीक है, दो क्लासेस होती है मैथड्स की, फर्स्ट इज क्लास फर्स्ट मेथड्स एंड सेकंड इज क्लास सेकंड मेथड। अब क्लास फर्स्ट मेथड जो है ये वो मेथड्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि गिवन सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड को ऐड करके। ठीक है, एंड क्लास फर्स्ट मेथड भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज क्रायोस्कोपिक मेथड एंड सेकंड इज सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्लास सेकेंड मेथड। इन मेथड के अंदर क्या करते हैं कि सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाया जाता है वाटर ऐड करके। ठीक है, क्लास सेकेंड मेथड जो है 2 टाइप्स के होते हैं, वाइट विंसेंट मेथड एंड स्प्राउल्स मेथड। ठीक है, देन इसके बाद में हम इन सारे मेथड्स के बारे में लिख सकते हैं। क्रायोस्कोपिक मेथड के बारे में हमने लिख दिया, देन उसके बाद में सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड के बारे में लिख दिया, देन इसके बाद में क्लास सेकंड के अंदर वाइट विंसेंट मेथड के बारे में लिख दिया एंड लास्ट जो है स्प्राउल्स मेथड के बारे में हमने लिख दिया। ये जो है कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फैक्टर्स इफेक्टिंग पीएच ऑफ बफर सोल्यूशंस। जो बफर सोल्यूशंस का पीएच होता है उसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये हमें इसके आंसर के अंदर बताना है। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 5th यूनिट में से है। जो बफर सोल्यूशन का पीएच होता है उसे इफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, फर्स्ट इज आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन एंड सेकंड इज टेम्परेचर। ठीक है, देन इनके बारे में हम डिटेल के अंदर जो है इसके आंसर के अंदर लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज HLB एंड RHLB स्केल। इसके अंदर मेनली हम HLB स्केल जो है उसके बारे में यहाँ पर हमें कंप्लीट लिखना है एंड ये टॉपिक जो हमारे पास 3rd यूनिट में से है। HLB स्केल के अंदर HLB का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस एंड जो HLB स्केल है इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होती है फॉर एक्सप्रेसिंग द साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द पोलर पार्ट ऑफ सर्फेक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द नॉन पोलर पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर अ स्केल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन रेंजिंग फ्रॉम 0 to 20। दिस स्केल इज नोन एज HLB स्केल। ठीक है, ये होती है कंप्लीट HLB स्केल की डेफिनेशन। देन अगर HLB वैल्यू ग्रेटर देन 10 आ रही है मतलब सर्फेक्टेंट जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, अगर लेस देन 10 आ रही है तो मतलब सर्फेक्टेंट जो है वो लाइपोफिलिक होता है एंड अगर HLB वैल्यू जो है वो 7.3 आ रही है तो इसका मतलब सर्फेक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, जो HLB स्केल है वो ग्रिफिन ने दी थी 1949 के अंदर एंड इस तरीके से जो कंप्लीट हम HLB स्केल को ड्रॉ कर सकते हैं। 0 to 20 होती है, नीचे वाला पार्ट जो है इसका लाइपोफिलिक है, ऊपर वाला जो है वो हाइड्रोफिलिक है। 0 to 3 जो है ये एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, 3 to 8 जो है ये वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, 7 to 9 जो है ये वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट्स होते हैं, देन 8 to 16 जो है ये ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, देन 13 to 16 डिटर्जेंट्स होते हैं, 16 to 20 जो है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये है कंप्लीट HLB स्केल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट का क्या मतलब होता है इसके बारे में हमें इसके आंसर के अंदर लिखना है। कॉमन आयन इफेक्ट जो है ये बताता है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा अगर एक कॉमन आयन को सोल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया जाता है। मतलब एक कोई आयन हमारे पास पहले से प्रेजेंट है एंड वही सेम आयन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उससे इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इस चीज़ को जो है कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, एंड कॉमन आयन इफेक्ट जो है ये सॉल्युबिलिटी जो होती है एक सोल्यूट की उसे जैसे हम यहाँ पर देखें जब हम pH निकालते हैं एसिडिक बफर सोल्यूशन का तो एक हमारे पास वीक एसिड है HA एंड ये डिसोशिएट होता है H+
प्लस एंड ए माइनस के अंदर। देन हम उसके सॉल्ट को भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं जो कि है बी ए, जो डिसोशिएट हो रहा है बी प्लस प्लस ए माइनस के अंदर। तो यहाँ पर ए माइनस एंड ए माइनस ये जो है कॉमन आयंस हो गए, एंड इनका इफेक्ट जो है इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, इस चीज़ को जो है कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। सो प्रोटीन बाइंडिंग की जो काइनेटिक्स होती है वो किस तरीके से होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। सो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 4th यूनिट में से है। सो यहाँ पर जो है काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई है। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग को। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से इक्वेशंस एंड ये सब चीज़ें, एंड फाइनली इसका जो है ग्राफ वो हम इस तरीके से प्लॉट कर देंगे। ये है कंप्लीट काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, यही हमें इसके आंसर के अंदर लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने डिफ्यूजन के कुछ लॉ डिस्कस करे थे, उसी के अंदर आते हैं फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो उसके बारे में जो है हमें यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले ये आगे डिफ्यूजन की डेफिनेशन, देन 2 लॉज दिए हुए थे फिक्स ने। फर्स्ट इज फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड सेकंड इज फिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, इन दोनों के बारे में जो हमें यहाँ पर लिखना है। ये है कंप्लीट फर्स्ट लॉ एंड ये है सेकेंड लॉ। ठीक है, इसके बारे में जो इसके आंसर के अंदर हम लोग लिखेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज लिक्विड क्रिस्टल्स। सो लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है, एंड ये क्वेश्चन जो है हमारे पास सेकेंड यूनिट में से है। यहाँ पर जो है लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में लिखा हुआ है। लिक्विड क्रिस्टल जो है एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिक्विड्स एंड सॉलिड इन दोनों के बीच की होती हैं। जैसे एग्जांपल इसका आ जाए पॉलीस्टीराइल बेंजोएट। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल को मेटाफेज भी कहा जाता है एंड इसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। ठीक है, देन इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है ये 3 टाइप्स की होती है, स्मैक्टिक, निमैटिक एंड कॉलीस्टेरिक। देन इसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। ये सब जो है लिक्विड क्रिस्टल के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सरफेस एक्टिव एजेंट्स जिन्हें हम सर्फेक्टेंट्स भी कहते हैं, इनकी मेडिसिनल एप्लीकेशंस क्या होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। ये हमारे पास 3rd यूनिट में से है क्वेश्चन। ये जो है यहाँ पर एप्लीकेशंस है सरफेस एक्टिव एजेंट्स की। यहाँ पर ब्रीफ में लिखी हुई हैं बट इनको अच्छे से हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये यूज़फुल रहती हैं, सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थ्योरी के अंदर। ठीक है, देन डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी इन्हें यूज़ करा जाता है। देन फूड्स के अंदर जैसे कि आइसक्रीम हो गई उसके अंदर भी इन्हें यूज़ करा जाता है। देन क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर यूज़ करा जाता है, एंड देन इंडस्ट्रीज़ जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर भी इन्हें यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। बफर इक्वेशन जो होती है उसे हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो उसके बारे में जो है कंप्लीट हमें यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन जो है 5th यूनिट में से है। ये है बफर इक्वेशन या फिर हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है ये किसी भी बफर सोल्यूशन के पीएच को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि एसिडिक बफर सोल्यूशन जो है उसके लिए हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन को हम इस तरीके से यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट इसका डेरिवेशन है। एंड फाइनली जो हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन है एसिडिक सोल्यूशंस के लिए वो आ गई हमारे पास pH = pKa प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, इसी तरीके से बेस जो है या फिर जो एल्कलाइन बफर सोल्यूशन है उसके लिए हमारे पास हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन आती है POH = pKb प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हम हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन के बारे में लिख सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिकल रोटेशन। ये जो क्वेश्चन हमारे पास 2nd यूनिट में से, यहाँ पर हमें ये बताना है कि ऑप्टिकल रोटेशन जो है इसका मतलब क्या होता है। ऑप्टिकल रोटेशन जो है ये एक फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंड ऑप्टिकल रोटेशन जो है ये वो एंगल होता है जिसके थ्रू जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो रोटेट होता है जब पोलराइज लाइट जो है वो एक लेयर ऑफ लिक्विड से पास होती है। ठीक है, इसे ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कहा जाता है। देन इसके बारे में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, डायग्राम से रिप्रेजेंट करा हुआ है। ठीक है, देन लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है वो भी यहाँ पर बताया हुआ है, रेसिमिक मिक्सचर। तो ये सब जो है, एंड फाइनली यहाँ पर एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं ऑप्टिकल रोटेशन की, एंड पोलैरीमीटर को यूज़ करा जाता है ऑप्टिकल रोटेशन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी मेन है ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में वो सब हम इसके आंसर के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है कंप्लीट इसका सोल्यूशन कंप्लीट होता है जनवरी 2020 के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन पेपर का
अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।